मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी के वारिस कौन हैं? क्या आपको पता है आप किस श्रेणी में आते हैं? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो जो लोग आते हैं, जो शामिल हैं, आप यदि उसमें शामिल हैं तो क्या आपको पता है कि आप किस श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं? प्रथम श्रेणी के हैं कि द्वितीय श्रेणी के हैं? बताइए सर। नहीं पता है। ये सवाल का जवाब हर किसी को पता भी नहीं होता है। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आज के वीडियो में आपको दूंगा। ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आप प्रथम श्रेणी के वारिस हैं, तभी आप आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में किस क्रम में, किस मात्रा में प्राप्त करेंगे, ये पता लगा पाएंगे। अक्सर हर घर की, हर परिवार की यही समस्या है कि यदि परिवार का कर्ता पुरुष वसीयत लिखे बगैर इंतकाल फरमा जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से डिसाइड होगी। तो सबसे पहला ये देखा जाएगा कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो वसीयत लिखे बगैर मरा है, तभी ये डिसाइड होगा कि ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो धाराएं दी गई हैं, धारा 8 और धारा 10, 11, ये अप्लाई होंगी। और यदि उसने वसीयत लिख के वो मरा है तो ये धाराएं अप्लाई नहीं होंगी। ये बड़ी गौर से समझने वाली बात है और याद रखने वाली बात है। अब जो सबसे पहला सवाल ये उत्पन्न होगा, जैसे ही व्यक्ति मरेगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मरने वाले का प्रथम श्रेणी वारिस कौन है, उसके बाद द्वितीय श्रेणी का वारिस कौन है, उसके बाद गोत्रज कौन है और बंधु कौन है। ये चार स्थितियां देखी जाएंगी। तो आज का हमारा जो वीडियो है कि प्रथम श्रेणी के वारिस कौन होते हैं, आज के इस वीडियो में हम धारा 10 जो अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति के वितरण के बारे में बताया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और धारा 11 अनुसूची के वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति वितरण के बारे में बताया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। धारा 12 में गोत्रज और बंधुओं के उत्तराधिकार के क्रम के बारे में बताया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और धारा 13 में डिग्रियों की संगणना के बारे में बताया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और धारा 14 में जो स्त्री है किसी संपत्ति की पूर्ण स्वामी मानी जाती है, वो उसके बारे में बताया गया है। उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका भी ई बुक पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दिया गया है। तो आज का सर ये जो वीडियो है हमारा, सबसे पहला ये चालू होता है। सबसे पहले मैं आपको आपके मुख्य सवाल का जवाब देता हूं कि प्रथम श्रेणी के वारिस कौन है। तो मैं ये जो अनुसूची 8, धारा 8 के तहत जो अनुसूची दी गई है, सिर्फ दो अनुसूचियां दी गई हैं, ये आप याद रखिएगा सर। अनुसूची 1 और अनुसूची 2, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। इसको क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल और क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल भी बोलते हैं। और ये धारा 8 से ताल्लुक रखती है सर, आप इसका ध्यान रखिएगा। ये सभी कुछ धारा 8 पर ही डिपेंड करती है। और धारा 8 क्या कहती है कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, तब उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से विभाजित की जाएगी। इसमें प्रथमता बताया गया है कि प्रथम अनुसूची में जो वारिस दिए गए उनको दी जाएगी। यदि कोई प्रथम अनुसूची का वारिस नहीं है तो अनुसूची के वर्ग 2 के वारिसों को दी जाएगी। अनुसूची के वर्ग 2 का भी कोई वारिस नहीं है तब वो उसके गोत्रजों में जाएगी, और कोई गोत्रज भी नहीं है तब बंधुओं में जाएगी। अब इसी में अनुसूची 1 और अनुसूची 2, इसी धारा में इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 15 है, वो यदि कोई नारी, कोई स्त्री वसीयत लिखे बगैर मर जाती है, तब उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में बताती है। लेकिन उसमें कोई अनुसूची के बारे में नहीं बताया गया है। ये जो अनुसूचियां, इन दोनों का ताल्लुक हिंदू पुरुष जो वसीयत लिखे बगैर मर गया उसी से है। हिंदू पुरुष की संपत्ति इन दो अनुसूचियों से ही डिसाइड होगी सर। इसमें हिंदू नारी का कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप धारा 15 उठाकर देख लें, उसमें एक विशेष प्रकार का क्रम दिया गया है हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के क्रम पे, और उसमें कहीं भी इन अनुसूचियों का उल्लेख नहीं है। आप इसमें देख लेना। इस पे मैं स्पेशल भी वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं सबसे पहले आपको वो अनुसूची दिखाने जा रहा हूं। अब आप तैयार रहिएगा। जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपसे पूछा था, क्या आप जानते हैं कि आप किस अनुसूची में? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो आज आप इस बात को सीख लीजिएगा। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब आपको पता लग जाएगा कि आप किस अनुसूची में आते हैं, तभी आपके उत्तराधिकार का क्रम आप डिसाइड कर पाएंगे। अदालत में भी यदि दावा मुकदमा होता है तो इन्हीं अनुसूची और इन्हीं धारा 8, 10 और 11, इन्हीं के तहत संपत्ति का जो है कि उत्तराधिकारियों को संपत्तियां दी जाती हैं। यदि वकील साहब के द्वारा दावा भी लिखा जाएगा तो धारा 8, धारा 10 और धारा 11 और प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची और गोत्रज और बंधुओं
को ध्यान में रखते हुए वो दावे की प्लीडिंग भी की जाएगी। और यदि दावे की प्लीडिंग इन कानूनों से हट के कर दी आपने अपने मन से, तो वो दावा सर चलने योग्य नहीं होगा। और यदि वो दावा चलने योग्य होने से मतलब ये है कि अंत में जब जज साहब उसमें फैसला करेंगे तो जज साहब ही इन्हीं कानूनों को मुख्य आधार बनाकर उसमें फैसला करेंगे। इसलिए ये हर घर की कहानी है और हर घर की समस्या है। तो उसको बेसिक रूप से यदि आप समझ लेते हैं तो हो सकता है कि आप घर में बैठकर ही उस चीज को निपट लें, आपके झगड़े और फसाद भी खत्म हो जाएं और सालों जो है कि अदालत के चक्कर लगाने से भी आप बच सकें। और यदि अदालत में जाने की नौबत भी आती है तो आपको ये स्पष्ट पता हो कि आखिर आपको संपत्ति उत्तराधिकार में कितनी और कैसे प्राप्त होगी। ये सब पता लग सकता है सर इन धारा 8, धारा 10 और धारा 11 और अनुसूची 1 और अनुसूची 2। हमारा वीडियो का जो टॉपिक है प्रथम अनुसूची के वारिस कौन है, तो आइए सर मैं आपको बताता हूं। ये सब जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर नोट करके रखी है। आगे की जानकारी मैं आपको उसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई। आइए सर लेट्स गो। पर देख रहे हैं हु आर द क्लास फर्स्ट लीगल हियर्स, प्रथम श्रेणी के वारिस कौन है। ये आपने जान लिया तो आपने एक जो हिंदू पुरुष जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो विधि उसको लागू होती है उत्तराधिकार की, उसका प्रथम चरण आपने पूरा कर लिया। दूसरा आपने समझ लिया अनुसूची 2 को, तो दूसरा चरण पूरा कर दिया। धारा 10 और 11 को आपने समझ लिया तो आपने पूरा चरण पूरा कर दिया। पूरी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई। इससे रिलेटेड वीडियो में बना चुका हूं सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तकरीबन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से रिलेटेड तकरीबन 8 या 10 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। वो जो अपलोड किए हुए वीडियो हैं उनकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंत में आपको दूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि इससे रिलेटेड कौन कौन से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हो चुके हैं। अब सर हम देख लेते हैं उत्तराधिकार शेड्यूल में सूचीबद्ध वर्ग 1 के वारिसों की सूची। यही वो लिस्ट है सर जिसमें जब कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है तब उसकी संपत्ति जो उसके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी। तो सबसे पहले इसको देखा जाएगा कि वर्ग 1 के वारिस में कौन कौन आते हैं। मैं थोड़ा सा सर आपको बुक के अंदर से भी इसकी जानकारी बता देता हूँ। हालांकि मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है, मैंने धारा 8 पे भी स्पेशल वीडियो बनाया है, लेकिन ये सभी धाराएं एक दूसरे सर इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं कि एक दूसरे से अलग करके इनको देखा ही नहीं जा सकता। यदि हम इसमें किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो इन धाराओं को हमें एक साथ मिलाकर बताना ही पड़ेगा, तभी उसका सही समीकरण और कॉम्बिनेशन बन पाएगा। अब जैसे धारा 8 में है, बुक है सर ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8, पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। पहले सर इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद फिर ये सीची। ये इसलिए सर मैं पढ़ रहा हूं सर क्योंकि इसकी धारा में जो उपधाराएं दी गई है का खा गा घा, उसमें अनुसूचियां ही दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि पहले वर्ग 1 के वारिसों को जाएगी, वर्ग 1 के वारिस नहीं होंगे तो वर्ग 2 के वारिसों को जाएगी, और उसके बाद नहीं होंगे तो गोत्रज, और फिर नहीं होंगे तो बंधुओं को जाएगी। तो ये वर्ग 1 की लिस्ट ही दी हुई है सर, आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप कॉपी और लिड लेकर बैठे और आप नोट कर लें कि आप किस श्रेणी के वारिस में हैं, क्योंकि आपको आज तक ये पता नहीं होगा और ये लिस्ट इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है सर। छपी हुई तो है बुक के अंदर, लेकिन वहां तक हर आदमी हर व्यक्ति पहुंच भी नहीं पाता है। एक आम व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं है। वकील साहब तो फिर भी उसमें जानते हैं इस बात को, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा खास वीडियो है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ही जो व्यक्ति इस विधि से शासित होते हैं उनके घर परिवार में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति किन किन लोगों को किस किस प्रकार से उत्तराधिकार में मिलेगी, वो इन अनुसूचियों से प्रारंभ होता है, जो मैं अनुसूची आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं। खाली शॉर्ट में मैं इंग्लिश में आज डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं आपको। ए में है फर्स्टली अपॉन द हियर्स बीइंग द रिलेटिव्स स्पेसिफाइड इन क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल। बी में है सेकंडली if there is no heir of class first then upon the heirs being the relatives specified in class second of the schedule. C में है thirdly if there is no heir of may any of the two classes then upon the agnates of the deceased end. D में है lastly if there is no agnate the upon the cognates of the deceased. कहने का मतलब ये हुआ कि निर्वसित मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार न्यायगत होगी, जिसमें नंबर 1 है प्रथमता उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है। दूसरा है यदि वर्ग 1 के वारिस ना हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी है। तीसरा है यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस ना हो तो मृतक के गोत्रजों को, और अंततः यदि कोई गोत्रज ना हो तो मृतक के बंधुओं को। तो ये सर धारा मैंने आपको बुक में से इसके पढ़ के बताई है, क्योंकि इसमें सबसे पहला यही बताया गया है कि सबसे पहले अनुसूची वर्ग 1 के वारिस देखे जाएंगे। तो अब अनुसूची वर्ग आप कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए मैंने सर इसको ई बुक
के अंदर ही टाइप कर दिया है। जो बुक के अंदर अनुसूची दी गई है वही सेम टू सेम मैंने ई बुक के अंदर भी टाइप की हुई है, और उसी में से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि वर्ग एक के वारिस कौन है। इस लिस्ट में नंबर एक पे आता है पुत्र। निर्वसती हिंदू व्यक्ति यदि कोई मर जाता है वसीयत लिखे बगैर, तो उसका जो उत्तराधिकार का जो क्रम डिसाइड होगा वो वर्ग एक से होगा। उस वर्ग एक में सबसे प्रथम आएगा पुत्र, दूसरा आएगा उस मृतक की पुत्री, तीसरा आएगा मरने वाले निर्वसती मरने वाले की विधवा, और चौथा सॉरी पहला आएगा सर, ये थोड़ा सा क्रम में गड़बड़ हो गई है। मैं आपको बता देता हूँ, क्रम में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं इसको सही कर देता हूँ। जो एक लिस्ट में क्रम गड़बड़ हो गया था वो मैंने उसका दुरुस्त कर दिया है ताकि सीरियल क्रमांक पढ़ने में सही आ जाए। नंबर एक में होता है सर पुत्र, नंबर दो में होता है पुत्री, मरने वाले का पुत्र, निर्वसती वसीयत लिखे बगैर मरने वाले का नंबर एक में पुत्र है वर्ग एक की लिस्ट में, नंबर दूसरा है उसकी पुत्री है, और तीसरी है उसकी विधवा, और चौथा है उस मृतक की माता, पांचवा है मृतक के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। आप इसको थोड़ा सा समझ लें कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका कोई पुत्र है वो पहले मर चुका है, मृतक के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, मतलब ये मरने वाले का मृतक का पोता हुआ। आप इस रिश्ते को समझ सकते हैं। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र मतलब जो मृतक है उसका कोई बेटा या बेटी, जो भी जो उसका पुत्र है जो पहले मर चुका उसका पुत्र मतलब पोता, वो भी वर्ग एक लिस्ट में रखा गया है। पांचवें नंबर पे छठे पे आता है पूर्व मृत पुत्र की पुत्री मतलब उसकी पोती। सातवें पे आता है पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, मतलब पुत्री का पुत्र से मतलब उसका नाती हो गया सर। ये यदि मृतक कोई मरता है तो ये पुत्र है मतलब ये मृतक उसका नाना हुआ पुत्र का, और ये उसकी बेटी का बेटा है मतलब उसका नाती हुआ। तो सातवें नंबर पे सर आ चुका है पूर्व मृत पुत्री का पुत्र मतलब उसका बेटी का बेटा, जो बेटी पहले मर चुकी है। मृतक की संपत्ति में जो उत्तराधिकार है उस पे सातवें नंबर पे, और आठवें नंबर पे है ये सर जो भी मैं बता रहा हूं, ये जो व्यक्ति वसीयत लिखे बगैर मर गया है उसकी संपत्ति में जो उत्तराधिकारियों में प्राथमिकता दी जाएगी वो शेड्यूल वन को है, प्रथम अनुसूची, फर्स्ट, जो इसको कहते हैं क्लास फर्स्ट हेयर्स, प्रथम अनुसूची। ये उसी को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें आठवें पे आएगा पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, मतलब जो मृतक है उसकी कोई पुत्री थी और वो पहले मर चुकी थी, और उसकी जो पुत्री है वो भी क्लास फर्स्ट में आएगी सर। नवे पे आएगी पूर्व मृत पुत्र की विधवा, मतलब जो मृतक है जो वसीयत लिखे बगैर मर चुका है उसका कोई पुत्र था जो पहले मर चुका है, और उस पुत्र की जो है कि कोई पत्नी थी तो वो विधवा है, जो वो भी क्लास फर्स्ट में वर्ग एक की अनुसूची में उत्तराधिकार प्राप्त करने की अधिकारी होगी। ये मतलब जो मृतक है जो वसीयत लिखे बगैर मर गया है, ये पूर्व मृत पुत्र की विधवा मतलब उसकी बहू हुई सर, ये उससे रिश्ता जो देखा जाए तो। कई बार कई वर्ष के द्वारा सवाल भी किया जाता है कि वो उसकी जो विडो है उसका किस प्रकार से उसमें हिस्सा होगा, कौन सी लिस्ट में वो आएंगे, कहाँ लिखा है, कहाँ दिया गया है। तो सर ये अनुसूचियों में ही दिया गया है, मैं अनुसूची एक की पढ़ के आपको बता रहा हूँ। 10वां आता है सर इसमें पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। इसको आप थोड़ा सा समझ लें, नीचे भी इसको मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है समझाने के लिए। पूर्व मृत पुत्र मतलब जो वसीयत लिखे बगैर मर चुका है उसका कोई बेटा है जो पहले मर चुका है, नंबर एक हो गया। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र मतलब जो उसका वसीयत लिखे बगैर जो बेटा मर गया है, सॉरी जो वसीयत लिखे बगैर जो व्यक्ति मर गया उसका एक बेटा है जो पहले मर चुका है, उसका भी एक बेटा है जो पहले मर चुका है, और उसका जो बेटा है वो भी वर्ग एक की सूची में उसको रखा गया है। ये आप इसमें धारा 10 में बताया गया है। मतलब पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र मतलब पोता जो पहले मर चुका उसका पुत्र है वो भी वर्ग एक के वारिस की सूची में रखा गया है। 11 में इसी प्रकार से है पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, मतलब जो वसीयत लिखे बगैर जो व्यक्ति मर गया है, मृत्यु हो गई है, उसका कोई पूर्व मृत पुत्र है, मतलब उसका कोई बेटा है जो पहले मर चुका है, और उस पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र है और उसकी पुत्री, मतलब जो है कि पोते की बेटी आ गई सर यहाँ पे। जो मरने वाला उसके पोते की बेटी, ये भी वर्ग एक की अनुसूची में रखा गया है। ये मैं सर इसलिए इसको पढ़ के आपको बता रहा हूँ
क्योंकि हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है कि प्रथम वर्ग के वारिस कौन है। और मेरा आपसे ये भी पूछना है कि क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके सवालों का जवाब मिल रहा है आपको 12वें में सर। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, मतलब जो मरने वाला है, वसीयत लिखे बगैर जो व्यक्ति मर चुका है, उसका कोई बेटा था जो पहले मर चुका है, और उसका भी बेटा था जो पहले मर चुका है, उसकी जो विधवा है वो भी इसमें शामिल किया गया है। ये सब वर्ग एक की अनुसूची में है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा इसमें कुछ और भी जोड़ा गया है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसमें जोड़ा गया है जो वर्ग एक की अनुसूची में, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। क्या मतलब हुआ सर इसका? कि जो वसीयत लिखे बगैर व्यक्ति मर चुका है, अब वो तो मर गया, अब उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी, तो सबसे पहले अनुसूची वर्ग एक देखी जाएगी। तो इसमें सर जो संशोधन किया गया है 2005 में, उसमें पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र को भी शामिल कर लिया गया है। दूसरे पे पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री को भी शामिल कर लिया गया है। और तीसरा पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री को भी शामिल कर लिया गया है। चौथा है पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री को भी शामिल कर लिया गया है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पूर्व मृत पुत्री मतलब वसीयत लिखे बगैर जो व्यक्ति मर चुका है, उसकी कोई बेटी थी जो मर चुकी है पहले, उस बेटी की भी एक बेटी थी जो मर चुकी है, और उस बेटी का भी बेटा। मतलब अब आप इसको आप समझ लें कि पूर्व मृत पुत्री मतलब एक तो बेटी हो गई सबसे पहले, अब बेटी के बाद उस बेटी की बेटी हो गई और उस बेटी का बेटा हो गया। मतलब ये आप मान के चलें कि नाती और नाती का भी पुत्र, ये इसको वर्ग एक की अनुसूची में शामिल किया गया। इसी प्रकार से दो में पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, तीसरे पे पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, और पूर्व चौथे में पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। तो ये सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। हमारा जो वीडियो है कि अनुसूची के वर्ग एक के वारिस कौन है, या इसको आप कह सकते हैं कि हु इज द क्लास फर्स्ट लीगल हियर्स, प्रथम श्रेणी के वारिस कौन है, तो यही लोग हैं सर जो मैंने आपको अभी पढ़कर बताए हैं। और ये पूरी लिस्ट मेरे ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने टाइप की हुई है, जहां से ही मैंने आपको पढ़ के बताई है। ये इतनी आसानी से आपको मिलने वाली नहीं है, लेकिन मेरे ई बुक पीडीएफ में आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है, जिसके अंदर से ही मैं जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी भी देने का मेरा मकसद यही है कि आप इस ई बुक पीडीएफ से भी परिचित हो जाएं कि आखिर इसके अंदर लिखा क्या है। इसी में से जानकारी देने के बाद, इसको देखने सुनने और समझने के बाद यदि आपको ये लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको खरीदें। अब हम इसमें, ये तो वर्ग एक की वारिसों की सूची दे दी सर, ये चोली दामन का साथ है सर इनका सभी धाराओं का। अनुसूची वर्ग एक, अनुसूची वर्ग दो, धारा 8, धारा 10 और धारा 11। तो चूंकि वीडियो का टाइटल तो हमारा यही है कि प्रथम श्रेणी के वारिस कौन है, लेकिन मैं सरसरी तौर पर वर्ग दो की भी आपको जानकारी दे देता हूँ। इस पे मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा, लेकिन सरसरी तौर पे मैं जानकारी आपको बता देता हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन इसमें मैं नहीं करूंगा। वर्ग दो के वारिसों की जो सूची है वो सिर्फ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ शीघ्रता के साथ, ताकि आपको इसमें पता लग जाए कि वर्ग दो के वारिसों में कौन कौन लोग शामिल है। नंबर एक है पिता, और नंबर दो, अच्छा ये वर्ग दो के वारिस की जो मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ, ये सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा ख में दिया गया है कि जब ये वर्ग एक के वारिस नहीं होंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए थे लिस्ट में से, तब इनका नंबर आएगा। अगर वो पहले वाली लिस्ट में कोई भी अगर मौजूद है, तो संपत्ति मृतक की जो वसीयत लिखे बगैर मरा है, वो वर्ग एक की सूची अनुसार ही वारिसों को प्राप्त होगी। ये नहीं है तब दो का आएगा। अब दो में कौन लोग शामिल हैं ये भी आप जान लें। मैं आपसे फिर सवाल करता हूं, क्या आपको पता है कि आप किस अनुसूची में शामिल हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और आप आपका मुकाम तय करिए कि आप जो मृतक की संपत्ति में कौन से वर्ग की अनुसूची में आते हैं, और आप किस प्रकार से कितनी संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वो भी हिस्सा बांटा जो कौन कितना प्राप्त करेगा, वो धारा 10 और 11 में बताया गया। धारा 10 में अनुसूची एक के बारे में बताया गया है कि अनुसूची एक के जो लिस्ट में जो लोग हैं वो किस प्रकार से कितनी संपत्ति प्राप्त करेंगे। धारा 11 में अनुसूची दो के बारे में बताया गया है कि उसमें कौन संपत्ति कितनी प्राप्त करेंगे। वैसे आपको एक बात बता दूं, दोनों में यही मुख्य तत्व है कि सभी बराबर प्राप्त करेंगे, लेकिन खाली यदि मृतक की यदि चार विधवाएं हैं तो चारों विधवाएं मिला के एक हिस्सा प्राप्त करेंगी। यदि वो पुत्र की पुत्री की पुत्री जैसे ऐसे बताया था, तो वो उसकी शाखा में से सभी लोग मिलाकर एक अंश प्राप्त करेंगे, लेकिन उनमें से फिर सभी को बराबर बराबर प्राप्त होगा, ऐसा उसमें बताया गया है।
इस पे मैंने पिछले वीडियो में भी जानकारी दी है और उस पे ई बुक भी अपलोड की है, वो उसमें मौजूद भी है, लेकिन इस वीडियो में भी मैंने आपको जानकारी दे दिया। मैं लिस्ट पढ़ने जा रहा हूँ, आप पूरे अटेंशन होके ध्यान के साथ सुनिएगा। वर्ग 2 के वारिसों की सूची में नंबर 1 है पिता, नंबर 2 में कुल 4 लोग हैं। कौन कौन है? उसमें नंबर 1 है पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री का पुत्र, ध्यान से सुनिएगा सर आप। दूसरा है पुत्र की पुत्री की पुत्री, ये जो वसीयत लिखे बगैर जो हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है उस पर ये चर्चा कर रहे हैं, और ये दोनों अनुसूचियां उसी पर लागू होती हैं। धारा 15 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर मर जाती है तो उसकी संपत्ति धारा 15 में जो वारिसान दिए गए उन्हीं को उत्तराधिकार में प्राप्त होगी, उसी नियमों के अनुसार। अनुसूची 2 स्पेशली हिंदू वसीयत, जो हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर चुका है उसी की संपत्ति के विभाजन के लिए ये अनुसूचियां बनाई गई हैं। इसमें दूसरे में 4 जो है सर, उसमें नंबर 1 है पुत्री की पुत्री का पुत्र, दूसरा है पुत्र की पुत्री की पुत्री, तीसरा है भाई और चौथा है बहन। ये तो हो गया सर एक पार्ट इसका। इसके बाद इसमें जो आएंगे तीसरे में भी 4 भाग दिए हुए हैं। नंबर 1 पुत्री के पुत्र का पुत्र, मतलब मृतक की पुत्री के पुत्र का पुत्र, मतलब मृतक की जो पुत्री है उसका पुत्र, मतलब नाती और नाती का भी पुत्र, ये वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट में आएगा। दूसरा है तीसरे में जो 4 भाग में से दूसरा है पुत्री के पुत्र की पुत्री, तीसरा है पुत्री की पुत्री का पुत्र, चौथा है पुत्री की पुत्री, और चौथा नंबर पे आएगा, इसमें भी 4 दिए हुए हैं। नंबर 1 है भाई का पुत्र, दूसरा बहन का पुत्र, और तीसरी भाई की पुत्री और चौथी बहन की पुत्री। भाई का पुत्र मतलब जो मरने वाला व्यक्ति है उसका कोई भाई है और उसका पुत्र, उसकी कोई बहन है उसकी पुत्र, और भाई है कोई उसका उसकी पुत्री, और बहन है कोई उसकी पुत्री। ये मृतक जो वसीयत लिखे बगैर मर चुका है। ये इसी प्रकार से इसमें जो आगे दिया गया है नंबर 5 में पिता का पिता और पिता की माता। छठा है सर पिता की विधवा और भाई की विधवा, और 7वें नंबर पे पिता का भाई और पिता की बहन, और 8वें नंबर पे माता का पिता और माता की माता, और 9वें नंबर पे माता का भाई और माता की बहन। और स्पष्टीकरण में इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हों। अब ये सर जो एकोदर रक्त है, ये मैं आपको बता देता हूँ एकोदर रक्त, और ये इसकी डेफिनेशन भी इसमें दी हुई है। अब इसमें एकोदर रक्त का भी सर इस्तेमाल हुआ है, तो मैं आपको इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या कहती है। और इस धारा में अनुसूची 1 का भी उल्लेख है, अनुसूची 2 का भी उल्लेख है, गोत्रज का भी उल्लेख है और बंधु का भी उल्लेख है। और अनुसूची जो अभी मैंने आपको वर्ग 2 की पढ़ के बताई उसके अंत में एकोदर रक्त का भी उल्लेख है। अब एकोदर रक्त आखिर होता क्या है? तो एकोदर रक्त का मतलब है कि जिसकी माँ एक है लेकिन पिता अलग अलग है, तो ये एकोदर रक्त के अंतर्गत आता है। माँ एक है से मतलब क्या समझेंगे सर, कि यदि किसी महिला की शादी हुई है और उससे एक संतान पैदा हो गई, उसके बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी से भी जो संतान पैदा हुई, तो अब महिला एक हो गई और उससे पैदा होने वाली संतान 2 हो गई, तो इसको कहते हैं एकोदर रक्त। इसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 का और 3 गा में, 3 गा में गोत्रज की परिभाषा बताई गई है और 3 गा में बंधु की। ये जो गोत्रज की परिभाषा है केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों। इसके ठीक विपरीत होती है बंधु की परिभाषा कि केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, वो बंधु कहलाते हैं, और जो जुड़े हुए हैं वो गोत्रज कहलाते हैं। तो इसमें ये जो बताया गया है, अब हम थोड़ा सा मैं आपको धारा 8 पे तो मैंने सर आपको जानकारी दे दी है। अब मैं थोड़ा सा सर इसमें उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्ग 1 की अनुसूची से भी आप परिचित हो गए, वर्ग 2 की अनुसूची से भी आप परिचित हो गए, और धारा 8 से भी आप परिचित हो गए। अब आपको ये भी पता लग गया कि आप किस वर्ग की अनुसूची में, सुनने के बाद इतनी तो समझ हर व्यक्ति में है जो मैंने पढ़ के आपको बताया है। तो आपने नोट भी कर किया होगा, उम्मीद है आपको यह याददाश्त में भी होगा कि आपका मुकाम क्या है, क्या आप उसके पुत्र हैं कि पुत्री हैं कि विधवा हैं, या पुत्र की पुत्री हैं, जो भी मैंने अभी लिस्ट में आपको पढ़ के बताया था। तो अब आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं कि अब आप जिस मुकाम पे हैं, यदि आप वर्ग 1 में हैं तो आपको संपत्ति कितनी और किस प्रकार से प्राप्त होगी, ये धारा 11 पर भी हम शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं।
और यदि आप अनुसूची के वर्ग 2 की लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको संपत्ति कितनी किस प्रकार से प्राप्त होगी। आइए सर, ये ई बुक पीडीएफ में से मैंने बड़े सरल उदाहरणों के साथ तैयार किया हुआ, उसमें से मैं आपको जानकारी देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। दी गई है वो कि वही मैंने इसमें टाइप की हुई है ई बुक में। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने बुक है और इसी में से मैंने इसमें भी टाइप की हुई है, तो मैं शॉर्ट में पढ़ के आपको बता देता हूँ कि धारा 10 में अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण। निर्वसियती की संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी। किस प्रकार से? नंबर 1 नियम है इसमें, निर्वसियती की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश बनेगा। 4 विधवाएं हैं तो एक हिस्सा प्राप्त होगा, फिर वो हिस्सा चारों में बराबर बांटा जाएगा। दूसरा नियम है, निर्वसियती के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। मतलब वसीयत लिखे बगैर कोई व्यक्ति मर चुका है और जो उसके जीवित पुत्र हैं और पुत्रियां हैं और माता हैं तो सभी को एक एक हिस्सा मिलेगा। तीसरा नियम है, वसीयत लिखे बगैर मर जाने वाले जो व्यक्ति है उसके कोई पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। क्या मतलब हुआ कि यदि जो वसीयत लिखे बगैर कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसका कोई पुत्र है जो पहले मर चुका है या हर एक पूर्व मृत पुत्री, अब इनकी जो शाखा है, इनके जो वारिसान हैं, वो जो भी इनकी संतानें हैं उन सबको मिलाकर एक अंश प्राप्त होगा और वो अंश इन सब में बराबर फिर बांटा जाएगा। नियम 4 में आता है, पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को या सब विधवाओं को मिलाकर और जो भी जीवित पुत्र और पुत्रियां हैं सबको बराबर भाग प्राप्त हो और उनके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। इसी प्रकार से 2 में बताया गया है कि पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि जो भी जीवित पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग उसमें प्राप्त हो। तो ये तो सर नियम हो गए और इसको कुछ सरल उदाहरणों से मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। धारा 11 भी मैं लगे हुए साथ में पढ़ के समझा ही देता हूँ आपको। अनुसूची बड़ी आसान है। अनुसूची के वर्ग जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है, वर्ग 2 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण। अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसियती की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले, सबको बराबर मिले। धारा 12 में गोत्रज और बंधुओं में उत्तराधिकार का, 13 में 13 में डिग्रियों की संगणना है, 14 में है हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यंतिक अपनी संपत्ति होती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा है सर जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। जब इसमें अंत में जो कानूनी प्रावधान निकल कर आया कि विधवाएं अनेक विधवाएं हो तो सभी को एक भाग मिलेगा। दूसरा है, प्रत्येक जीवित पुत्र पुत्री और माता को भी एक एक भाग मिलेगा। तीसरा, यदि कोई पुत्र या पुत्री मृतक से पहले मर गया हो तो उनकी शाखा यानी उसके बच्चे मिलाकर एक भाग पाएंगे। तो ये इसमें बताया गया है। अब मैं इसमें आगे बढ़ते हुए आपको लेके चलता हूँ। ये डेफिनेशन इसमें ई बुक में लिखी हुई है, आप इसको देखते चलें। सर हम कुछ उदाहरणों को पकड़ लेते हैं क्योंकि इससे चीजें हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब सरल उदाहरण है इसमें धारा 8 को लेकर और धारा 10 और 11 जो मैंने आपको बताई, इन सब को मिलाकर कॉम्बिनेशन जो करके उसका पूरा निचोड़ जो निकलता है उसी के आधार पर एग्जाम्पल्स तैयार किए गए ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। उदाहरण नंबर 1, रमेश की मृत्यु हो गई, पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ी। क्लास 1 वारिस में आते हैं, ये सब लोग जीवित हैं। संपत्ति तीनों में बराबर बांटी जाएगी, 1/3 पत्नी, 1/3 बेटा और 1/3 बेटी। इन तीनों को 1/3 हिस्सा प्राप्त होगा। ये उदाहरण नंबर 1 हो गया धारा 8 का सर। उदाहरण नंबर 2, ये धारा 10 और 11 को शामिल करते हुए नियमों के तहत बनाए गए हैं। उदाहरण 2 में मोहन की मृत्यु होती है, उसकी कोई पत्नी या संतान नहीं है, केवल माता और पिता हैं। तो माता क्लास 1 में आती है और पिता क्लास 2 में आते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट अभी पढ़ के बताई थी। इसलिए पूरी संपत्ति माता को जाएगी क्योंकि क्लास 1 वारिस होने पर क्लास 2 का अधिकार समाप्त हो जाता है। उदाहरण नंबर 3 है, गोपाल की मृत्यु होती है, कोई क्लास 1 वारिस नहीं है, केवल भाई और बहनें दोनों क्लास 2 में आते हैं, इसलिए संपत्ति भाई और बहन में बराबर बांटी जाएगी। उदाहरण नंबर 4 है, यदि किसी पुरुष का ना तो कोई क्लास 1 और ना क्लास 2 वारिस है, केवल उसका चाचा का बेटा फादर्स ब्रदर्स सन है, तो वह गोत्रज माना जाएगा और संपत्ति उसको मिलेगी। यदि वह भी ना हो तो बंधु, यदि माता की ओर के संबंधी जैसे मामा का बेटा है तो वो संपत्ति के अधिकारी होंगे। बहुत सरल उदाहरण मैंने आपको बताए सर। और धारा 10 का भी कुछ हम समझ लेते हैं। मैंने जो डेफिनेशन पढ़ के बताई है, इन नियमों को एक्सप्लेन किया गया है। मैं अब आपको सिर्फ उदाहरण बताता हूँ इसमें सर, सीधा सा उदाहरण जो आपको हर चीज को आसानी से समझ में आ सके। इसमें जो उदाहरण नंबर है सर हमारा 5वां है। धारा 10 के अनुसार ये तैयार किया गया है कि महेश की मृत्यु होती है और पीछे छोड़ता है नंबर 1 पत्नी, नंबर 2 एक जीवित पुत्र, नंबर 3 एक जीवित पुत्री,
और नंबर 4, एक पूर्व मृत पुत्र जिसकी पत्नी और एक पुत्र जीवित है। अब विभाजन किस प्रकार होगा, तो सबसे पहला लिस्ट में देखा जाएगा कि इनमें से कौन क्लास फर्स्ट वर्ग 1 की अनुसूची में आते हैं और कौन वर्ग 2 की अनुसूची में आते हैं, और कौन गोत्रज में आते हैं और कौन बंधुओं में आते हैं। ये सबसे पहले देखा जाएगा। तो क्लास फर्स्ट में पत्नी, जीवित पुत्र, जीवित पुत्री और मृत पुत्र की शाखा, कुल शाखाएं 4 हैं, इसलिए प्रत्येक को 1/8 अंश मिलेगा। मृत पुत्र की शाखा का 1/4 अंश उसके पत्नी 1/3 और पुत्र 2/3 में बांटा जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जो लिस्ट ऊपर मैंने लिखी हुई है वही के वही इस बुक में भी दी गई है। मैं प्रैक्टिकली तौर पर यहीं ऑनलाइन स्क्रीन पे इससे मिलाकर आपको बता देता हूँ कि जो पत्नी है, उसको मतलब विधवा है, ये वर्ग अनुसूची 1 में, ये सर बुक में स्पष्ट दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, मैं आपको बता दूं। ये वर्ग 1 की अनुसूची ऊपर लिखा हुआ है, अध्याय 4 में निरसन में है, और उसके बाद इसमें है अनुसूची धारा 8 को देखिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों में वर्ग 1 में। तो पत्नी वर्ग 1 की अनुसूची में आएगी, जीवित पुत्र है ये भी वर्ग 1 की अनुसूची में, पुत्री है ये भी अनुसूची 1 में। अब आता है अगला, एक पूर्व मृत पुत्र जिसकी पत्नी और एक पुत्री है, मतलब मृतक का वसीयत लिखे बगैर जो मर गया है उसका एक पुत्र है जो मर चुका है, जिसकी पत्नी और एक पुत्र जीवित है। तो इसको हम देख लेते हैं कि पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, ये पूर्व मृत पुत्र की विधवा, तो ये पूर्व मृत पुत्र जिसकी पत्नी है तो ये विधवा हो गई सर, तो ये इसमें शामिल है, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, ये इस लिस्ट में दिया गया वर्ग 1 की अनुसूची में, उसी में से देख के बता रहा हूँ। दूसरा है पूर्व मृत जो है कि पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, ये भी सर इसमें शामिल है। जो हमारे इसमें आगे दिया हुआ है कि एक पुत्र जीवित है, तो ये पूर्व मृत पुत्र का पुत्र हो गया, और एक अगला हो गया पूर्व मृत पुत्र की विधवा। सर मैंने जो बुक में दी गई अनुसूची की लिस्ट उससे भी कर लिया, और जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में वर्ग 1 की अनुसूची थी उससे भी कर लिया, और ये चारों लोग वर्ग 1 की अनुसूची में पाए गए हैं। तो ये प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी हैं, जो हमारे वीडियो का टॉपिक भी ये है कि प्रथम श्रेणी वारिस कौन है, तो ये सभी प्रथम श्रेणी वारिसों में आएंगे, और इनके अलावा भी और भी हैं जो मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़ के बता चुका हूं। तो सबको बराबर हिस्सा प्राप्त होगा, पत्नी, जीवित पुत्र, जीवित पुत्री, मृत पुत्र की शाखा, कुल 4 हुए, इसलिए प्रत्येक को 1/4 अंश मिलेगा। पूर्व मृत पुत्र की शाखा का 1/4 अंश उसकी पत्नी 1/3 और पुत्री 2/3 में बांटा जाएगा। मतलब जो पूर्व मृत पुत्र है वो इन सब को मिलाकर ये जो इसकी शाखा के वारिस हैं एक हिस्सा प्राप्त करेंगे और फिर उनमें ये बांटा जाएगा। तो ये तो सर हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा धारा 11 को भी हम समझ लेते हैं कि अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण अनुसूची के वर्ग 2 में के किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसिति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। बस सर मैं आपको इसमें इतनी जानकारी दे रहा हूँ कि सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। अनुसूची मैंने आपको पढ़ के बता दी है, क्योंकि हमारा वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है वो है क्लास हु इज द क्लास फर्स्ट लीगल हियर्स, प्रथम श्रेणी के वारिस कौन होते हैं। और ये मैं आपको ई बुक से भी अक्सर परिचित करा देता हूं मैं, ताकि आपको पता लग सके कि आखिर ई बुक के अंदर और क्या क्या है। मैं इन पे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सर, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं शॉर्ट में अब वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ कि जितना हो सके कि शॉर्ट में वीडियो बन जाए, ताकि आपको भी एक टॉपिक समझ में आ जाए। अब अनुसूचित वर्ग 2 के वारिसों के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ये पूरी डिटेल सर मैंने इसमें एक्सप्लेन की हुई है, और इसको पूरे सरल उदाहरण भी इसमें मैंने लिखे हुए हैं, और कुछ इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी हैं। और धारा 15, हिंदू स्त्री की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार, इसके बारे में भी सर इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है। और यदि स्त्री के संतान या उनके वंशज जीवित हैं तब धारा 1 लागू होगी, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और हिंदू नारी के निर्वसति मरने पर उसकी संपत्ति वर्ग 1 एवं वर्ग 2 अनुसूचियों में जाएगी या नहीं। धारा 15, हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, ये मेरे द्वारा इसमें पूरा जवाब दिया गया है। ये अब मैं परिचित करा रहा हूँ सर, जो वीडियो का टॉपिक है उससे संबंधित तो मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। ये सर ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है सभी कुछ। और उसके बाद फिर जो है कि हमारा अध्याय 1 चालू होगा, धारा 11 में वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति का वितरण, कुछ फैसले भी हैं इसमें। और एकोदर रक्त की परिभाषा जो सर मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ के बताई थी वो डिटेल में ई बुक के अंदर लिखी हुई है, और इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, जो धारा 8 में मैंने पूरा बताया डिटेल में
इसमें मेरे ई बुक के अंदर लिखे हुए हैं, गोत्रज की भी परिभाषा लिखी हुई है, आप देख रहे हैं ये धारा 3 का गोत्रज, धारा 3 का बंधु, ये सब ई बुक के अंदर लिखा हुआ है सरल उदाहरणों के साथ में सर। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि रमेश वर्मा D2LRS बनाम लाजेश सक्सेना DLRS और अन्य द्वारा 24 नवंबर 2016 का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर, ये इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद आता है सर प्रस्तावना अध्याय 1, और अध्याय 1 से फिर ये चालू होता है तो ये अंत में आता है। और इसमें कुल सर आ रहे हैं तकरीबन, मेरा जहां तक ख्याल है 207 पेज। लेकिन जब इसका PDF बनेगा तो ये कुछ पन्ने इसमें कम हो जाते हैं, तो आप 180 पन्ने तो मान के चलें आप इसमें। अब मैं आपको इसके प्रारंभ से भी परिचित करा देता हूँ और इसके जो अंदर अध्याय दिए गए उनसे परिचित करा देता हूँ। प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस कौन है? हु आर द क्लास फर्स्ट लीगल हियर्स, ये बुक का हमारा टाइटल है और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। डिस्क्लेमर सर इसमें पहले दे दी गई है, आप इसको भी ध्यान से पढ़ लें। डिस्क्लेमर का मतलब यही है कि एक व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, और आप इसका उपयोग करने से पहले अपने वकील साहब से कानूनी परामर्श जरूर करें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती है। और उसके बाद सर इसमें आता है फिर प्रस्तावना, और उसके बाद इसमें कुल तकरीबन 14 अध्याय सर मेरे द्वारा शामिल किए गए हैं। शुरुआत मुख्य मुद्दे से करी गई है, हु आर द क्लास फर्स्ट लीगल हेयर्स, जो मैंने आपको बताया है। और अध्याय 1 में प्रस्तावना है, 2 में धारा 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम है। अध्याय 3 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिस कौन होते हैं। अध्याय 4 में गोत्रज की परिभाषा और उदाहरण है। अध्याय 5 में बंधु की परिभाषा और उदाहरण है। अध्याय 6 में एकोदर रक्त संबंधों का अर्थ है। अध्याय 7 में धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति का उत्तराधिकार का क्या क्रम होगा। और अध्याय 9 में है अध्याय 8 में निष्कर्ष, और अध्याय 9 में सामान्य प्रश्न है। ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें हाईलाइट रहना करना रह गया था, ये दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। और इसी प्रकार से इसको सेव भी सर मैंने कर दिया है। और अध्याय 10 में उत्तराधिकार के प्रकार बताए गए हैं। और अध्याय 11 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है। अध्याय 12 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय। और अध्याय 13 में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय में उत्तराधिकार का नियम। और अध्याय 14 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष है। अध्याय 15 में जो आता है अध्याय 15 में सर जो आता है, एक मिनट सर, ये व्यवहारिक और परामर्श और कानूनी निष्कर्ष। उसके बाद फिर हमारा यही आ जाते हैं प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस कौन है, हु आर द क्लास फर्स्ट लीगल हियर्स। और यहीं से मैंने वीडियो की शुरुआत भी की थी। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में प्रथम श्रेणी के वारिस कौन होते हैं, इस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। शॉर्ट में मैं आपको पूरे वीडियो का निचोड़ या उसका सार आपको बता दूं कि आखिर हम इन अनुसूचियों को क्यों समझें, क्यों जाने। भाई यदि व्यक्ति का पेट दुखेगा तो डॉक्टर के पास तो जाएगा, नहीं जाता है तो तड़पता रहे। अगर उसने सही डायग्नोसिस नहीं करवाया कि आखिर उसके पेट में क्या प्रॉब्लम है, गैस की वजह से दुख रहा है, बदहजमी की वजह से दुख रहा है, लीवर की खराबी से दुख रहा है, या कोई और गंभीर प्रॉब्लम है किडनी या जो भी है, ये कि वो डायग्नोसिस नहीं कराएगा तो उसकी समस्या बनी रहेगी, वो तड़पता रहेगा। इसी प्रकार से संपत्ति के बंटवारे का ये जो मामला बनता है परिवार में, ये पूरे परिवार को तोड़ के रख देता है सर। यदि व्यक्ति एक ही छत के नीचे सालों से रहने वाले जो भाई बहन है, वो भी एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाते हैं सर, एक दूसरे से बातचीत करना तक बंद कर देते हैं, अदालतों में सालों मुकदमेबाजियां होने लगती हैं। सवाल ये उठता है क्यों? क्योंकि उनमें मनमुटाव होने लगता है। एक भाई कहता है कि भाई ये संपत्ति इतनी मेरी है, दूसरा कहता है इतनी मेरी है, तीसरा कहता है इतनी मेरी है, बस लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो आप घर में बैठ के ही ये तय कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति कितनी है, और आप ईमानदारी के साथ अपनी अपनी संपत्ति ले भी सकते हैं। आपको अदालत में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही दावा मुकदमा करना होगा। इसीलिए इन अनुसूचियों को जानना हमारे लिए जरूरी है। मेरा यही प्रश्न था कि आखिर हम क्यों जाने, क्यों हम परेशान हो? क्यों परेशान तो आप वैसे होंगे ही होंगे, जानने के बाद संभव है कि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। अब शुरुआत होती है हिंदू पुरुष से। हम हिंदू नारी की बात नहीं कर रहे हैं। वसीयत लिखे बगैर यदि कोई हिंदू नारी की मृत्यु हो जाती है तो धारा 15 में जो प्रावधान दिए गए उसके अनुसार वो संपत्ति प्राप्त करेगी। लेकिन धारा 8 और धारा 10 और धारा 11 और अनुसूची 1 और अनुसूची 2, ये जो पांचों चीजें हैं, इनको बना के आप मुट्ठी बांध लें। आप यदि आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को समझना है
धारा 8 को कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है तो आपको किन पांचों चीजों को मुट्ठी बांधना है सर? नंबर 1 धारा 8 मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें निर्वसियती, वसीयत लिखे बगैर यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसको आप यूं समझ लें कि नंबर 1 ये हो गया। कौन हो गया? धारा 8। इसमें वर्ग 1 के वारिस को दी जाएगी, वो नहीं होंगे तो वर्ग 2 के वारिस को दी जाएगी, वो नहीं होंगे तो गोत्रज, और वो नहीं होंगे तो बंधु। दूसरी पॉइंट पे आप आ जाएं, इसमें दी गई हैं अनुसूचियां, अनुसूची 1 और 2, तो ये हो गया, इसको भी समझना आवश्यक है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर हो गया, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप इन अनुसूचियों में से किस अनुसूची में आते हैं, तब अगला नंबर आएगा कि आपको किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। तो वर्ग 1 की यदि आप वारिस हैं तो धारा 10 में उसके नियम बताए गए हैं। ये तीसरे पॉइंट हो गया हमारा। यदि आप अनुसूची वर्ग 2 में आते हैं तो आपको संपत्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी, तो ये धारा 11 में बताया गया है। तो ये हो गया सर आपका चौथा नंबर। तो ये आपके टोटल मिला के ये जो पांचों चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी, धारा 8 और अनुसूची 1, 2 और धारा 10 और 11, मैंने वो बताने में अनुसूची 1 और 2 को एक ही उसमें शामिल कर लिया था। फिर बता देता हूँ। नंबर 1 पे धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। नंबर 2 पे आएगी अनुसूचियां 1, नंबर 3 पे आएगी अनुसूची 2, और नंबर 4 पे आएगी धारा 10, और नंबर 5 पे आएगी धारा 11। तो इन पांचों को बना के आपने मुट्ठी बांध के, मैंने ये समझाने का मकसद यही था कि यदि आपने इनको समझ लिया तो एक आपके अंदर ज्ञान की शक्ति और ताकत पैदा हो जाएगी, और आप घर बैठे ही निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति वसीयत लिखे बगैर मर चुका है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से डिवाइड होगी। यदि आपने किसी एक ने भी समझ लिया तो सर पूरे मोहल्ले भर में आप ज्ञान बांट देंगे। आप पूरे मोहल्ले में क्या, पूरे गांव में कई लोगों की समस्या हल कर देंगे। ये मेरा वीडियो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है सर, ये ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में ही नहीं सर, इंडिया से बाहर भी जो भारतीय लोग बसे हुए हैं वहां भी वो लोगों की संपत्ति जो भारत में है, यदि वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में, लेकिन वो है मूलतः भारतीय और उनकी संपत्तियां भारत में स्थित हैं, तो उनकी संपत्तियों में उत्तराधिकार का क्रम किस प्रकार से डिसाइड होगा, वो इन्हीं कानूनों के तहत होगा सर, जो मैंने बताया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8, और ये जो मैंने आपको बताया कुल 5। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ भारत के ही लिए ही नहीं सर, ऑल इंडिया में जहां जहां भारतीय लोग निवास कर रहे हैं और जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होते हैं, तो मेरा इस वीडियो को देखने के बाद वो ये पता लगा सकते हैं कि उनमें से किस व्यक्ति को कितनी संपत्ति कितनी मात्रा में किस प्रकार से प्राप्त होगी। ये आप चाहे गांव में रह रहे हो, आप चाहे शहर में रह रहे हो, चाहे आप विदेश में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो दुनिया के किसी भी कोने में, यदि आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से आप शासित होते हैं, ये अधिनियम आप पर लागू होता है, तो इन्हीं धाराओं के तहत आपकी संपत्ति का उसमें डिवाइडेशन होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 जो वसीयत लिखे बगैर मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से दी जाएगी, ये बात बताती है। और सिर्फ धारा 8 को आपने अगर समझ लिया तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि धारा 8 में जो दिया गया है उसके अंदर उसको भी समझना जरूरी है। धारा 8 में क्या क्या दिया गया, अनुसूची 1, अनुसूची 2 गोत्रज बंधु, और वर्ग 2 की अनुसूची में एकोदर रक्त, ये सब चीजें इसमें बताई गई जिनको आपको समझना जरूरी है। और इन पर मैं सर मेरे चैनल पर वीडियो भी बना चुका हूं, मैं उनकी कुछ जानकारी भी आपको दे देता हूं ताकि इस वीडियो के जरिए आप मेरे चैनल पर उनको सर्च करके उनको देख भी सकते हैं। और उसकी ई बुक जो मैंने उन्हीं वीडियो के नीचे पीडीएफ में अपलोड की है, ये जो जानकारी सर मैंने इस वीडियो की आपको दी है, जिस ई बुक पीडीएफ के अंदर से दी है, उसकी लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है, मात्र 199 रुपये। यदि आपको इस वीडियो में इस ई बुक को देखने सुनने और समझने के बाद ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको खरीदें। खरीदने की क्या प्रक्रिया होगी, जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मोबाइल पे उसको ओपन करेंगे, जहां MORE मोर लिखा दिखाई देता है, तो ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको भुगतान का कॉलम आएगा बाय नाउ, और जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप डाउनलोड पर लिखा हुआ दिखाई देगा अंग्रेजी में, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी ई बुक जो आपको मैंने वीडियो के अंदर दिखाई है 207 पेज की या 200 180 पेज की, ये पूरी के पूरी आपके उस पर कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी। वहां आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता आप उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उसी ई बुक डाउनलोड के नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर का भी आपको लिंक दिखाई देगी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे
तो मेरे मेन स्टोर पर पहुंच जाएंगे। मैं तकरीबन 180 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में अपलोड कर चुका हूं। मेरी हर ई बुक कहीं ना कहीं व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है सर, क्योंकि ये जो बुक दी हुई है, ये बुक आपके सामने जो मैंने आपको रखी है, ये आप बुक आप पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ वही लाभ मिलेंगे जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिए गए हैं। अब इसको हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जाएगा, तो वो मार्गदर्शन मैंने मेरी ई बुक के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। सरल उदाहरणों से बताने की कोशिश की है ताकि आप उस चीज को समझ सकें, क्योंकि जब कोई चीज आपकी समझ में आएगी, हर भारतीय हर व्यक्ति की जब समझ में आएगी तभी वो इसको अप्लाई कर पाएगा। यदि समझ में नहीं आएगी तो फिर वो भागता फिरेगा, परेशान होता रहेगा, सालों मुकदमेबाजी वो उसको करना पड़ेगी और आखिरी में फिर कहीं जाके फैसला होगा तो फिर वो जो कानून है उसी के तहत फैसला दिया जाएगा। मगर इस बीच तो लड़ भिड़ लेंगे सर सारे परिवार के लोग, सालों की दुश्मनी हो जाएंगी, बच्चों में दुश्मनी हो जाएंगी। तो उन सब से बचते हुए आप पहले ही घर बैठे डिसाइड कर लें कि आखिर आप कहाँ आते हैं। तो आप सर, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो इसी अधिनियम से संबंधित जो वीडियो मैंने पहले बनाए हैं मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, और ई बुक जो उन्हीं वीडियो के नीचे पीडीएफ के रूप में मौजूद है, उसकी मैं आपको जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। जिसमें नंबर 1 है, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, इसी टाइटल इसी शीर्षक से वो वीडियो भी आपको मिलेगा सर। नंबर 1 है, मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होता है। नंबर 2 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने वाली धारा। उसके बाद सर आता है, नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या संरक्षक पर। के शिवप्पा विरुद्ध के निलम्मा 2025 सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, लेटेस्ट फैसला है, इस पर मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि सर क्या होगा, मैं बालिग होने के बाद कितने टाइम बाद उसको निरस्त करने का दावा लगा सकता हूँ या मैं उसको कुछ और भी कर सकता हूँ। तो उसमें सर जो मैंने बताया था कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो अनुच्छेद 60 है, वो ये कहता है कि जैसे ही व्यक्ति बालिग होता है तो बालिग होने के 3 साल के अंदर वो अदालत में मुकदमा लगा सकता है, वो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के लिए। और ये प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1934 की धारा 31 में दिए गए हैं, लिखितों के रद्दीकरण के बारे में। ये आप दावा उसमें लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हमारा बेसिक लॉ हो गया, लेकिन बेसिक लॉ के बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2025 में जो फैसला दिया गया है, उसमें एक नई चीज निकल के आई है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया है कि यदि नाबालिग बालिग होता है तो वो उसके कंडक्ट मतलब उसके कार्य और आचरण के द्वारा भी उसे निरस्त कर सकता है, उसे अदालत में मुकदमा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो मामला था उसमें नाबालिग जैसे ही बालिग हुए तो उन्होंने उस संपत्ति को जो उनके पिता पहले बेच चुके थे, बालिग होने के बाद उन्होंने बेच दिया। जब ये मामला अदालत में पहुंचा और पहुंचते पहुंचते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो नाबालिग के द्वारा बालिग होने पर जो संपत्ति बेची गई थी उसे ही विधि अनुसार मान्यता दी गई, और पहले के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख जो उनके पिता के द्वारा बेचे गए थे, जो न्यायालय की अनुमति से बेचे गए थे, उसको विधि अनुसार मान्य नहीं किया गया। उनको जो पहले वाले क्रेता थे उनको कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ। वो नाबालिग ने बालिग होने के बाद संपत्ति जिसको बेची उसे विधि अनुसार मालिक माना गया। इस प्रकरण को मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि एक व्यक्ति जो रुदप्पा था, उसने उसके 3 नाबालिग पुत्रों के नाम से कुछ प्लाट नंबर 56 और 57 खरीदे। उसमें एक पुत्र की मृत्यु हो गई, 2 शेष बचे थे। तो वो जब नाबालिग थे तो उसी नाबालिग अवस्था में उसके द्वारा न्यायालय से अनुमति लिए बगैर ही उस संपत्ति को बेच दिया गया। अब जिसको उसने बेचा था उसने उठाकर दूसरी पार्टी को बेच दिया। प्लाट नंबर 56 भी ऐसा ही किया, प्लाट नंबर 57 भी ऐसा ही किया। ये विक्रय पूर्ण हो गया, अपनी जगह हो गया। ये सब नाबालिग थे जिनके नाम से संपत्ति खरीदी थी, संरक्षक उनके पिता थे। अब जब ये लोग बालिग हुए, नाबालिग, तो इन्होंने उनकी मां के साथ मिलकर वो संपत्ति केशवप्पा को बेच दी। तो मामला अब ये हुआ कि पहली वाली रजिस्ट्री वैलिड है जो पिता ने बेची थी, या जो पुत्र बालिग होने के बाद जो संपत्ति बेची गई वो वैलिड है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें यही डिसाइड किया गया है कि जो नाबालिग के द्वारा संपत्ति बेची गई वो विधि अनुसार वैलिड है, और जो पिता के द्वारा न्यायालय की अनुमति के बगैर बेची गई थी वो विधि अनुसार मान्य नहीं है। हमारे एक व्यूअर्स का भी सवाल था, तो अब सर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपके सामने मौजूद है। आप भी इस फैसले को देख लें, सुन लें, समझ लें। जहां तक मुझसे हो सकता था उसका अध्ययन मैंने किया था, और उस पर एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया इसी शीर्षक से कि सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला, क्या नाबालिग की संपत्ति उसके पिता के द्वारा बेची जा सकती है। इस टॉपिक पे मैंने काफी वीडियो भी बनाए हैं, वो चैनल पर अपलोडेड है।
तो अब ऐसी स्थिति में दो विकल्प सामने हो जाते हैं, क्या उसको पिता ने जो बेचा है उसको हम कैंसिलेशन के लिए अदालत में दावा लगाएं या हम डायरेक्ट बेच दें। तो सर अब हर केस की कंडीशंस, परिस्थिति और सिचुएशन अलग अलग होती है। यदि आपका मामला भी इसी प्रकार की कंडीशन और सिचुएशन का है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो बताया गया उस अनुसार आप कार्य कर सकते हैं, और यदि आपकी परिस्थिति और कंडीशन अलग है तो आप उस हिसाब से कार्य करें। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह नहीं कहा है कि आप दावा नहीं लगा सकते, दावा आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। अब वो देखा जाएगा कि आपके केस की स्थिति और कंडीशन किस प्रकार की है। तो इसके लिए आप आपके कानूनी विशेषज्ञ हैं, वकील साहब हैं, आप उनसे भी सलाह मशवरा जरूर कर ले, ताकि वो आपको एक रहनुमाई दे देंगे, एक मार्गदर्शन आपको दे देंगे, जो आपको कुछ कंडीशन में कुछ परेशानी महसूस हो रही होगी तो आपकी दूर हो जाएगी। वैसे मैंने जो ये जो वीडियो बनाए हैं और उसकी ई बुक पीडीएफ भी लिखी है, और उस पीडीएफ की लिंक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसमें पूरे सरल उदाहरणों के साथ एक्सप्लेन से मैंने समझाया है। तो पूरी निकल के बात यह आएगी, दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप चाहे तो दावा लगाएं या आप डायरेक्ट उसको बेच दें। ये आपके सामने मौजूद है, आप मालिक हैं उसके। पहले जो रजिस्ट्री हुई है वो बिना न्यायालय की अनुमति के उस पर कोई राइट्स प्राप्त नहीं हुए हैं। और हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 की उपधारा E1 में भी ये दिया हुआ है कि नाबालिग की संपत्ति न्यायालय की अनुमति के बगैर नहीं बेची जा सकती। धारा 6 में, इसी अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि माता पिता सिर्फ नैसर्गिक संरक्षक हैं। भले पिता ने पैसा दिया और बच्चे के नाम से संपत्ति खरीदी तो मालिक उसका बच्चा ही माना जाएगा, और नाबालिग ही उसका मालिक माना जाएगा। और जब वो बालिग होगा तो उसमें संरक्षक का नाम पिता का हट के उसका नाम आ जाएगा, और वही उसको बेच सकता है। यदि कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि नाबालिग की संपत्ति बेचने की हालात पैदा होते हैं, तो उसमें फिर न्यायालय की अनुमति लेना होगी, और न्यायालय को आपको स्वच्छ हाथों से ईमानदारी से बताना होगा कि नाबालिग के हित में किस प्रकार से आवश्यक है। और वो जो संपत्ति आप विक्रय करेंगे और राशि का उपयोग नाबालिग के हितों में ही करेंगे, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो भी है उसके विकास के लिए। ये नहीं है कि संपत्ति आपने बेच के वो पैसा अपने पास रख लिया, ये फिर मामला दूसरा हो जाएगा। वो नाबालिग के हितों को ध्यान रखने के लिए ही और नाबालिग की संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही ये नियम बनाए गए हैं। अब हम आगे आते हैं सर, थोड़ा सा बीच में मैंने दूसरी जानकारी दे दी, अब हम उन वीडियो को जो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। नंबर तीसरा है, क्लास सेकंड वारिस कौन होते हैं? अगर क्लास फर्स्ट के वारिस ना हो तो संपत्ति किसको मिलेगी? इस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोडेड है। पांचवा है, चौथा है, क्लास फर्स्ट वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है? इस पे भी स्पेशल वीडियो इसी शीर्षक से। पांचवा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है? छठा है, मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा? सातवां है, नाबालिग की मृत्यु पर संपत्ति किसकी होगी? आठवां है, पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा? नवा है, गिफ्ट डीड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है? ये बाप बेटे, माँ और बेटे की लड़ाई के ऊपर है सर, लेटेस्ट फैसला ये भी। मतलब उसमें जो है कि संतान को गिफ्ट कर दिया माँ ने, इस उम्मीद से कि वो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन जैसे ही गिफ्ट हुआ तो वो उसने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार चालू कर दिया। तब माँ बाप ने जो है कि आवेदन दिया उसको निरस्त कराने का, उसको निरस्त कर दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि माँ बाप ने भले ही उस गिफ्ट डीड में ये ना लिखा हो, लेकिन कि इसको यदि बेटा नहीं मानेगा और उनकी देखभाल नहीं करेगा तो ये गिफ्ट डीड निरस्त कर दी जाएगी। ऐसी शर्त ना भी लिखी हुई हो तो ये शर्त उसके अंदर शामिल मानी जाएगी। और यदि वो बेटा नालायकी करता है और माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो माँ बाप को पूरा अधिकार है कि वो गिफ्ट में दी गई संपत्ति को वापस उससे ले सकते हैं। वो उसको किसी और को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं, किराए से दे सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का। वैसे हम अगर देखें तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 126 में जो बताया गया है कि गिफ्ट डीड को कैसे निरस्त किया जाएगा, तो उसमें शर्त लिखना जरूरी है। तो वो जो 126 के तहत जो प्रावधान बताए गए हैं उसको, शर्तों को अगर नहीं लिखा जाएगा तो उस गिफ्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय ने एक नियम और कानून से उठ के एक अच्छा फैसला दिया है उन लाखों वृद्ध नागरिकों के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए, जो इस प्रकार की असहनीय दर्द भरी हालातों का सामना कर रहे हैं, कि वो बेटा जो बुढ़ापे में उनकी लाठी बन के उनकी सेवा करता, वो बुढ़ापे की लाठी ना बनकर लाठियां उन पे बरसा रहा है, घोर अन्याय उन पे कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी डिसाइड किया है कि वो गिफ्ट डीड निरस्त करके संपत्ति वापस ले सकते हैं। अगला वीडियो है सर हमारा, दानकर्ता ने कब्जा और मुनाफा दोनों रखे, क्या दान वेद होगा? कई बार ऐसा भी होता है कि दान करने वाले के द्वारा जो संपत्ति दान में दी जाती है उसका मुनाफा भी वही रखता है और कब्जा भी अपने पास ही रखता है। तो उस दान को भी विधि अनुसार मान्य किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ।
मैंने पूरे डिटेल के साथ इस पे जानकारी दी है। ये सभी वीडियो सर और इसके अलावा भी अनेकों अनेक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, और इन सभी वीडियो की ई बुक, सभी वीडियो जो वीडियो है उस वीडियो के नीचे उस वीडियो की ई बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ई बुक डाउनलोड की लिंक लिखी दिखाई देगी, आप क्लिक करेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, जैसे 199 रुपीज का भुगतान करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहाँ डाउनलोड का मैसेज आएगा, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, वहां आप इसको पढ़ सकते हैं। यही इसकी प्रोसेस है। तो सर आज का जो वीडियो है हमारा कि हु इज द क्लास फर्स्ट लीगल हियर्स, प्रथम श्रेणी के वारिस कौन है, इस पे मैंने सर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अब हमारा वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा आपको द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन है। ये तो प्रथम श्रेणी के वारिस हो गए, अब द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन है। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ जानकारी दे दी है, लगभग लगभग बहुत कुछ क्या सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी स्पेशली मैं सेकंड वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, द्वितीय श्रेणी के वारिस कौन होते हैं। उस वीडियो की शुरुआत में डायरेक्ट इसी से करूंगा, जैसे इस वीडियो की शुरुआत मैंने सीधे वर्ग 1 के वारिसों से की है, उसकी शुरुआत में वर्ग 2 के वारिसों से कहूंगा। उसमें हमारा मुख्य फोकस वर्ग 2 के वारिस ही होंगे। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।